बीमा कंपनी का एक आदमी आया है। वह विजय की लाश की शिनाख्त के मामले में बिला वजह पेचीदा बनाने की कोशिश कर रहा है। अजय ने कहा। विमल विजय की एक फ़ोटो लेकर आया है। मैं चाहता हूँ उसकी शिनाख्त करने में तुम मेरी बात की पुष्टि करो। ओह, तुमने इसीलिए वो फ़ोटो मंगाई है? जवाब में अजय रहस्यमय ढंग से मुस्कुरा दिया। निशा सहित अजय ठीक 7 बजे गुलाबी बाग पुलिस स्टेशन पहुंच गया। विमल इंस्पेक्टर पाल के ऑफिस के बाहर टहल रहा था। प्रत्यय अभिवादन के बाद अजय ने विमल और निशा का परस्पर परिचय कराया और अपने कंधे पर लटकता एयरबैग यह कहकर विमल को थमा दिया कि जब जरूरत पड़ेगी वह मांग लेगा। साथ ही उसे ताकीद कर दी कि बैग को खोलने की कोशिश न करे। तभी इंस्पेक्टर पाल ऑफिस से बाहर निकला। इंस्पेक्टर से उन दोनों का परिचय कराने के बाद अजय ने पूछा, सब लोग आ गए पाल साहब? हाँ, इंस्पेक्टर ने जवाब दिया, सिवाय जोसफ और सरकार के। सरकार तो आने वाला ही होगा, लेकिन जोसफ करीब आधा घंटा बाद पहुंचेगा। अभी उन दोनों की जरूरत भी नहीं है, कहकर अजय ने पूछा, रणधीर का क्या हाल है? वह सारा दिन अपने घर में सोया पड़ा रहा है, इंस्पेक्टर ने कहा। उसे इस मीटिंग में बुलाने के लिए खुद मुझे जाना पड़ा था। सुनते ही पहले तो वह भड़क गया कि अजय शहर में अभी तक क्या कर रहा है, शहर छोड़कर गया क्यों नहीं वगैरह। मैंने उसे समझाया। अजय ने दावा किया है कि उसके पास ठोस सबूत है इस बात का कि इंदिरा बयान देने से पहले मर चुकी थी। कोई इकबालिया बयान उसने नहीं दिया था। इस पर वह एकदम अचानक निकल गई गैस के गुब्बारे की भांति पिचक गया। फिर बड़े रोब से कहा, तब तो इस दावे को चैलेंज करने के लिए वह मीटिंग में जरूर आएगा। इसका मतलब उसे पता नहीं है कि उसका बेड़ा गर्क हो चुका है। ऐसा ही लगता है, वरना मीटिंग के पचड़े में पड़ने की बजाय उसने अपनी सलामती की फिक्र करनी थी, इंस्पेक्टर ने कहा। फिर पूछा, अब तो बता दो, मीटिंग का नाटक किस लिए कर रहे हो? थोड़ा और सब्र कीजिए पाल साहब, सब कुछ आपके सामने आ जाएगा। अजय ने पूछा, आइए अंदर चलते हैं। और इंस्पेक्टर सहित ऑफिस में दाखिल हो गया। विमल और निशा ने भी उनका अनुकरण किया। अंदर डेस्क के सम्मुख पड़ी कुर्सियों में से एक पर इंस्पेक्टर रणधीर बैठा था। वह वर्दी की बजाय सफ़ेद सफारी सूट पहने था और बड़े ही बेमन से सिगरेट फूंक रहा था। उसकी बगल में जयनारायण मेहता और मनोज प्रभाकर मौजूद थे। हालांकि कई अन्य कुर्सियां वहां खाली पड़ी थी, लेकिन सुरेश कौचर एक कोने में खड़ा था। चेहरे पर बड़े ही तृष्णापूर्ण भाव लिए हुए वह मेहता को घूर रहा था। विमल और निशा को बैठने का संकेत करके अजय सीधा मेहता के सम्मुख पहुंचा। मेहता के गमगीन चेहरे पर तनाव और थकान के गहन भाव स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रहे थे। ऐनक के पीछे से झांकती उसकी आंखों से जाहिर था कि वह पिछले 24 घंटों में जरा देर के लिए भी नहीं सोया था। मुझे अफसोस है मेहता साहब, अजय ने कहा, मैं अपने काम को अंजाम नहीं दे सका। मेहता की आंखों में गीलापन छलक आया। तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, वह भर्राए स्वर में बोला। जो होना होता है होकर ही रहता है, ऊपर वाले को यही मंजूर था। यह सब तो ठीक है, लेकिन अगर मैं छोड़कर जाने की लापरवाही बरतने की बजाय उसके साथ ही रहा होता तो शायद वह इस वक्त जिंदा होती। मेहता ने आहासी भरी, नहीं, यह मेरी बदनसीबी है।
एक ही रोज में पहले बहन चल बसी, फिर बेटी भी जाती रही, वह बोला। धीरज रखिए मेहता साहब, अजय सहानुभूति पूर्वक बोला। भगवान की मर्जी के आगे किसी का बस नहीं चलता। मेहता ने ऐनक उतारकर अपनी आंखें पोंछी, पुनः ऐनक लगाई और खामोशी के साथ सिर झुका लिया। अजय ने उसके बगल में बैठे प्रभाकर की ओर देखा। पाल साहब ने बताया था कि आप मेहता साहब को साथ लेकर मॉर्ग में गए थे, वह बोला। लाश की शिनाख्त हो गई? हाँ, प्रभाकर ने जवाब दिया। मैंने एफिडेविट भी तैयार करा लिया है, आपने बस उस पर साइन। इसका मतलब है? अजय ने उसकी बात काटकर पूछा। आप शिनाख्त से संतुष्ट है? पूरी तरह, प्रभाकर ने कहा। मेहता साहब ने लड़की की लाश देखने के बाद बताया कि वो लाश उनकी बेटी विजय की है। इतना ही नहीं, इन्होंने यह भी पूरी डिटेल में बता दिया कि किन हालात में उसने अपना काल्पनिक नाम मालती मेहरा रखा था। अजय पुनः मेहता से मुखातिब हुआ। दुख की इस घड़ी में आपको परेशान करना अच्छा तो नहीं लगता मेहता साहब, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जिनकी वजह से काफ़ी उलझन पैदा हो गई है और उन्हें सुलझाने में आपकी मदद दरकार है। आपको ऐतराज़ तो नहीं है? मेहता ने अपना सिर ऊपर उठाया। नहीं। शुक्रिया, कहकर अजय ने कोने में खड़े सुरेश कोचर की ओर संकेत करके पूछा। आप उन सज्जन को जानते हैं? मेहता जरा भी विचलित नहीं हुआ। हाँ, उसने जवाब दिया। उनके स्वर में कड़वाहट का पुट था। यह